बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसका चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है 3.1, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, और फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन इस तरह से है। जी बच्चों, ये हमारे पास डेफिनेशन होगी किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, तो इसमें हमने कहा कि किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक होगी बात। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हमें डेफिनेशन समझ आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये मिसाल के तौर पर मेरे पास है एक मालिक्यूल बना हुआ है, क्या, एच और एफ है। ठीक है, एच एफ, और यहाँ पे मेरे पास एक मालिक्यूल है। चलें एच एफ की बात करते हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके साथ ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन लगा। आपको पता है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में जो हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इसका बॉन्डेड है, ये आपके पास आ गया। अब असल क्या है, असल ये चीज़ है कि अब फ्लोरीन क्या काम कर रहा होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्यों है कि इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको वो अपनी तरफ खींचे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे H और F, अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा, एक के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये क्यों पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आया बच्चों, उसकी वजह ये है कि फ्लोरीन के अंदर ये ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो अब वो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उससे क्या काम होगा कि जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन, अब मैं मिसाल देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था ना, तो असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होने की वजह से ना वो इलेक्ट्रॉन अब कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है, इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो भी आगे जाके मज़ीद बताता हूँ। तो इसके बारे में एक पॉइंट हम और लिखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी बच्चों यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको किस तरह मेजर करते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं जी बच्चों, ये हमारे पास है। ठीक है, कि आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पे ये मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपसे वो ये बात करें कि भाई बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट है, तो आपने कहना है कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। और कोई पूछे कि भाई इसको हम किस तरह मैयर कर सकते हैं, क्या चीज़ है, तो आपने याद रखना है कि लिनस पॉलिंग स्केल की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी डेफिनेशन है आसान सी। आगे जब फैक्टर पढ़ेंगे ना इसके, तो मज़ीद आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से जो है ना वो पता चलेगा। ठीक है, तो अभी हम इसके स्टार्ट करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जी बच्चों, ये हमारे पास आ गया, टॉपिक है 3.1.1, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो उसमें बच्चों हम लोगों ने बात करनी है, आपकी बुक के मुताबिक चल रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जिनको डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जी बच्चों, ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट कर रही है। तो हमने क्या करना है, हमने इनका कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो फैक्टर्स के लिए हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर आपको उसकी डेफिनेशन में उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप उसके फैक्टर्स को बड़ी आसानी से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है जी, साइज़ ऑफ एटम। तो बच्चों इसमें चीज़ देखें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एटम को जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा होता है, वो याद रखिएगा, एटम का न्यूक्लियस।
बैज तो शेल होते हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा होता है, न्यूक्लियस कर रहा होता है। अब कौन सा न्यूक्लियस करेगा, जाहिर है जो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा करीब होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक होगी बात। अब वो कैसे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसके लिए आपने ये 3 चीज़ें समझनी है। तो उसके बाद ये फैक्टर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे समझने के लिए। ठीक होगी बात। उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ये बच्चों ये ना यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हमें ये बातें 3 समझ आ गई ना तो उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बड़ी आसानी से जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके लिए 3 चीज़ें किस तरह आपने ज़हन में रखनी है। देखें, आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो ये आपने ना एक चार्ट सा ज़हन में रखना है कि आपने लिखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पे हैं जी, इन न्यूक्लियस। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस वो क्या हुए, इंक्रीजेस। ठीक है। अब ये इंक्रीज़ हो गए, उससे क्या काम होगा, अगली बात सुनिएगा ज़रा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, उससे हमारे पास होगा, जब प्रोटॉन इंक्रीज़ हुए ना तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा। अब बच्चों अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ किया तो उससे क्या होगा कि साइज़ ऑफ एटम जो है, साइज़ ऑफ एटम वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। अब साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ करेगा तो उससे क्या होगा, उससे आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस होगी ना, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस वो क्या करेगी बच्चों, टूवर्ड्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा। अब इंक्रीज़ होगी, उससे क्या काम होगा बच्चों, उससे ये होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या कहा कि सारी गेम किसके ऊपर चल रही है, सारी गेम न्यूक्लियस के ऊपर चल रही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से क्या होगा, साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ होगा। साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ होने से क्या होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अब उसकी अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एटम है, उसका साइज़ ये है। ठीक है। अब ये उसका न्यूक्लियस है और एक एटम है बच्चों, उसका साइज़ ये है। ठीक, ये उसका न्यूक्लियस है। अब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना वो पड़े हुए हैं यहाँ पे, दोनों ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक, यानी जो शेयर हुए हुए हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि ये वाला जो न्यूक्लियस होगा क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ऊपर वाले के एटम का साइज़ क्या है, छोटा है। तो साइज़ छोटा होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या हैं, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास आ जाते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इनको अपनी तरफ वो खींचेंगे। अब कौन सा खींचेगा, जिसका साइज़ छोटा होगा। तो अब मुझे बताओ कि क्या जो हमने ऊपर एक फैक्टर लिखा है बच्चों, वो फैक्टर तीनों चीज़ों को कवर करेगा या नहीं करेगा। क्या लिखा हमने कि साइज़ ऑफ एटम जो है, साइज़ ऑफ एटम के बारे में अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूँ, ये बच्चों क्या मैं अब ये लिख सकता हूँ कि साइज़ ऑफ एटम जो है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर एटम का साइज़ क्या हो, बड़ा हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर एटम का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो वो एटम जिसका साइज़ कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा, और जिसका साइज़ ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। देखें साइज़ ऑफ एटम छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया है कि साइज़ ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज़ करेगा तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। समझ आ रही बात की। अब न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ तो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या, अब क्योंकि देखें ना यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि साइज़ ऑफ एटम और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर साइज़ ऑफ एटम छोटा हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक, तो हमने क्या कहा, न्यूक्लियर चार्ज के ज़्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा, और न्यूक्लियर चार्ज के कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। ठीक होगी बात। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की, कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। देखिए शील्डिंग इफेक्ट असल में अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट हम किस चीज़ को कहते हैं। बच्चों एटम का साइज़ देखें अगर ज़्यादा है, ठीक है, एक चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एटम है, उसका साइज़ ये है। ठीक, चलें हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मेरे पास है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। वैसे ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करता ही नहीं है, तो अगर हम ये ले लें तो क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, ये क्लोरीन ले लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 17। अब बच्चों ये देखें इसके न्यूक्लियस में कितना आ रहा है, एक शेल ये आएगा, ठीक है, एक शेल इसके पास ये आएगा, ये दरमियान में न्यूक्लियस आ गया। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसी की बदौलत अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन देख लूँ तो फ्लोरीन में क्या होगा कि हमारे पास ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, ये उसका क्या आ गया, के शेल, क्योंकि फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 और 8 9, अब मुझे बताओ इसका साइज़ बड़ा है या इसका बड़ा है, इसका साइज़ बड़ा है ना, इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम है, और न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। अच्छा अब इसका साइज़ को ज़रा चेक करो, इसका साइज़ क्या है, छोटा है। अब छोटा साइज़ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ इनर शेल्स जो हैं वो क्या हैं, इसमें ज़्यादा हैं और इसमें इनर शेल क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते होते हैं कि एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जितने नंबर ऑफ़ शेल्स आ रहे हैं वो हमारा शील्डिंग इफेक्ट कहलाते हैं। तो अब मुझे बताओ कि जितनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन है, ये आल्सो डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यही पॉइंट जहाँ पे फैक्टर लिखे हुए हैं उन फैक्टर में अगर हम यहाँ पे ये बात को यूँ डिस्कस कर दें कि हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बच्चों वो क्या है, डायरेक्टली होगा या इन्वर्सली होगा। देखें अभी मैंने बताया ना कि जितने नंबर ऑफ़ इनर शेल्स ज़्यादा होंगे तो उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जितनी शील्डिंग इफेक्ट कम होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक होगी बात। तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को ये फैक्टर समझ आ गए होंगे। 3 फैक्टर्स हैं, बहुत ही आसान है। पहला फैक्टर क्या है, हमने देखा कि साइज़ ऑफ एटम क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर साइज़ ऑफ एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अगर न्यूक्लियर चार्ज एटम का ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अब बच्चों हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। जी बच्चों, अब हमारे पास है टॉपिक है 3.1.2 जिसका काम है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले इन अ ग्रुप में बात करनी है, फिर हम इन अ पीरियड बात करेंगे कि क्या ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले इन अ ग्रुप बात करते हैं। तो ग्रुप में हमारे पास आयोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से है वो क्या है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी। अब बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है, यानी कि आपने ये मेन पॉइंट ज़हन में रखना है कि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। अब क्यों डिक्रीज़ हो रही है, उसके डिक्रीज़ होने की जो वजूहत हैं अब वो लिखेंगे। अगर आप सेम ऐसे ही आप टॉपिक लिख दो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिखा है ना ड्यू टू। अब ड्यू टू में हमने रीज़न्स लिखनी है कि वो किन वजह से डिक्रीज़ होती है। तो देखें टॉप टू बॉटम, नंबर 1 हमारे पास क्या होता है,
जी बच्चों, बस ये तीन आपने चार वजूहात लिख देनी है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इस वजह से डिक्रीज़ होती है क्योंकि एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक जो है हमारे पास नंबर वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करता है सर पीरियड में भी तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहे होते हैं ना, लेकिन ग्रुप और पीरियड में एटॉमिक नंबर की अब पीरियड में क्या हो रहा होता है, पीरियड में एक ख़ास तरतीब में इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, जबकि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम एकदम से वैल्यू जो है ना वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होती है। ठीक, अब ज़ाहिर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसमें देखें ज़रा कि हमारे पास ना किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल लिखता हूँ। वो एग्जांपल है, सपोज़ करें कि ये आपके पास सबसे पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, हैलोजन ग्रुप है, फिर है क्लोरीन, फिर क्या है ब्रोमीन, फिर क्या है आयोडीन। ठीक है, तो अब फ्लोरीन का जो अगर आप साइज़ देखें ना तो फ्लोरीन का साइज़ होता है ये साइज़ होगा, सपोज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन का साइज़ फ्लोरीन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आयोडीन का साइज़ जो है वो सॉरी ब्रोमीन का साइज़ क्लोरीन से भी ज़्यादा होगा, और आयोडीन का जो साइज़ होगा वो किससे ज़्यादा होगा, ब्रोमीन से। तो अब मुझे बताओ कि टॉप टू बॉटम एटम का साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है तो मुझे बताओ कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, अब शील्डिंग इफेक्ट क्या इंक्रीज़ होना है, क्योंकि साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ हो रहा है तो ज़ाहिर शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। तो बच्चों ये चार वजूहात हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, आप उसकी अगर हम वैल्यू लिखें तो वैल्यू क्या है हमारे पास, फ्लोरीन की जो बच्चों वैल्यू है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो कितनी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है बच्चों वो होती है 4, क्लोरीन की जो होती है वो तकरीबन 3 होती है, ब्रोमीन की जो होती है वो हमारे पास 2.8 आ जाती है, और आयोडीन की तकरीबन 2.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक एमसीक्यूज़ के तौर पर ज़हन में रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो किसकी है, वो फ्लोरीन की है। ठीक है, और इसमें अगर हम यहाँ पे लिख भी लें, मैं आपको दो चीज़ें एमसीक्यूज़ के तौर पर बता देता हूँ। जो लोवेस्ट वैल्यू है ना वो सीजियम है, यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखिएगा। जी बच्चों, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर ध्यान में रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे कम किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है सीजियम की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोरीन की है। सीजियम की कितनी है 0.79, और फ्लोरीन की कितनी है 4 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रुप वाली बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे पीरियड के हवाले से। जी बच्चों, यहाँ पे अब हम बात करेंगे इनर पीरियड में, तो वही लाइन उसी तरह उसी ट्रेंड पे पैटर्न पे चलना है हमने। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, जी बच्चों ये चीज़ देखनी है। हमने क्या कहा था, ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या कर रही होती है, डिक्रीज़ कर रही होती है, और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट क्या कर रही होती है, इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, अब इंक्रीज़ क्यों कर रही होती है उसकी अब हम वजह लिखेंगे। हमने लिखा ड्यू टू, नंबर 1 हम लिखेंगे सबसे पहले क्या वजह है, जी बच्चों ये तीन वजूहात हैं। हमने क्या कहा कि ग्रुप में पीरियड में हमारे पास क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, और शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे ना थर्ड पीरियड के एलिमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास हैं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। एक आपके पास देखें सोडियम है, तो अगर आप समझेंगे सोडियम का जो साइज़ है वो ये है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या आ गया, सोडियम। ठीक, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का साइज़ क्या होगा, सोडियम से बच्चों छोटा होगा। फिर उसके बाद एक एलुमिनियम आता है, एलुमिनियम का साइज़ क्या होगा, मैग्नीशियम से छोटा। फिर सिलिकॉन है, सिलिकॉन का साइज़ एलुमिनियम से छोटा। फिर आ गया क्या, फास्फोरस, फास्फोरस का साइज़ उससे छोटा हो जाएगा। फिर हमारे पास आ गया सल्फ़र, और फिर लास्ट में क्या आ गया, क्लोरीन। तो ये देखें कि एटम का साइज़ क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। अब देखें जितना एटम का साइज़ डिक्रीज़ करेगा ना, नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ज़ाहिर साइज़ छोटा होगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यही वजह है कि ग्रुप में
पीरियड में टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक साइज़ होता है, ठीक है, एटॉमिक साइज़ वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या कर रही होती है बच्चों, वो इंक्रीज़ कर रही होती है, ठीक है। अब कैसे भला देखें, सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है ना वो होती है 0.93, मैग्नीशियम की जो है वो 1.31 है, और इसकी एलुमिनियम की 1.61 है, सिलिकॉन की 1.90, और फास्फोरस की 2.19, सल्फ़र की 2.58, और क्लोरीन की कितनी होती है, 3 होती है। तो अब मुझे बताओ कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है ना। तो अब बस आपने ये बात ज़हन में रखनी है। तो अगर हम इसके ओवरऑल ट्रेंड को डिस्कस करें तो हम इसको कुछ यूँ लिखते हैं कि यहाँ पे हम एक बनाते हैं ये लेफ़्ट टू राइट और ये टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये क्या है, ये है लेफ़्ट टू राइट यानी कि पीरियड, और ये है टॉप टू बॉटम यानी कि हमारे पास ग्रुप। तो लेफ़्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो क्या करती है, इंक्रीजेस, ठीक है, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या करती है, डिक्रीजेस। ठीक होगी बात। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको इस टॉपिक में हर चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब हमारे पास आगे एक टॉपिक है कि हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से क्या फ़ायदा होता है, बॉन्ड की नेचर किस तरह की होती है, ठीक है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने जाएंगे। जी बच्चों, ये हमारे पास अब टॉपिक है जिसका नाम है नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें हम लोगों ने क्या काम करना है, इसमें बच्चों आपने ना 3 चीज़ें जो हैं वो समझनी है। अगर वो समझ ली तो आप बॉन्ड की नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। वो 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, इसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं। अब वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, नंबर 1 पॉइंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये बच्चों 3 बातें मैंने लिखी हैं, ठीक है। पहली बात हमने क्या लिखी है कि अगर 2 एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 1.8 से ज़्यादा हो तब बॉन्ड की नेचर क्या होगी, ठीक है। तो याद रखना कि अगर 1.8 से क्या हो, मैं यहाँ पे लिखूँगा, ज़रा देखिएगा कि अगर हमारे पास क्या हो, 2 एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो क्या हो, ग्रेटर दैन 1.8 हो, तो बॉन्ड की नेचर क्या होगी, तो वो बॉन्ड हमारे पास होगा आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कराऊंगा ना फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये बात समझ आ गई है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो इन बिटवीन आ जाए, किसके दरमियान, इन बिटवीन 1.8 एंड 0.4, यानी कि 0.4 से 1.8 के दरमियान हो, तो वो हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो लेस देन हो 0.4 से, तो वो हमारे पास जो बॉन्ड होगा उसके बारे में हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये 3 चीज़ें बस आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर दैन 1.8 आयोनिक बॉन्ड, अगर 1.8 और 0.4 के दरमियान हो तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस दैन 0.4 हो तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये बात अब हम एक 2 एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हमें इसकी मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। ये बच्चों, ये मैंने आपके सामने ना 3 मालिक्यूल लिखे हैं। एक ऑक्सीजन मालिक्यूल लिखा है, एक लिखा है पोटाशियम क्लोराइड लिखा है, और एक हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की मदद से कि इसकी हमारे पास जो है वो नेचर क्या है बॉन्ड की, OO के दरमियान बॉन्ड किस तरह है, KCl के दरमियान बॉन्ड किस तरह है, और HCl के दरमियान बॉन्ड किस तरह है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से हम मालूम करेंगे। अब हमारे पास ना मिसाल के तौर पर ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वैल्यू है ऑक्सीजन की वो होती है 3.44, ठीक है। इसी तरह ही मैं यहाँ पे लिखूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वैल्यू है
ऑफ पोटाशियम। तो हमारे पास जो पोटाशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो होती है 0.82 और इसी तरह ही इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ जो क्लोरीन है वो हमारे पास है 3.16। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास है तकरीबन 2.20 और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ क्लोरीन जो है 3.16। अब हमने इनका डिफरेंस निकालना है। कैसे डिफरेंस निकालेंगे बच्चों? अब दोनों ऑक्सीजन एटम जो हैं वो क्या है, सेम है। तो जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है, वो हमने निकालना है। और वो डिफरेंस निकालने के बाद लास्ट में हम इसको डिस्कस करें। मिसाल कैसे डिफरेंस निकाला, देखो बच्चों 3.44 माइनस 3.44, आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इनकी 0 आ गई। ठीक होगी बात। अब हम आगे चलते हैं। अब ये चीज़ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 0 है, अब 0 का मतलब क्या है, अब आप चलें यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या आ जाए लेस देन 0.4, यानी कि ये तो 0 आ चुकी है। तो 0 का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे अब हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, वो कंक्लूजन लिखेंगे बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम इज, बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा नॉन पोलर होगा। जी बच्चों, ये हमें समझ आ गई है कि अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से ये पता चल दिया है कि हमारे पास ऑक्सीजन के दरमियान क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है पोटाशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम क्लोराइड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो बच्चों इसका डिफरेंस अब हमारे पास देखो, पहला है पोटाशियम। पोटाशियम की वैल्यू क्या है, चलें उस तरह नहीं करना तो हम यूँ कर लेते हैं 3.16 माइनस 0.82। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो बच्चों आ रही है 2.34। अब 2.34 वैल्यू आना किस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2.34 है। अब आप अगर ज़रा यहाँ पे नज़र दौड़ाएं, हमने क्या लिखा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 1.8 है, 1.8 से ज़्यादा है तो आयोनिक बॉन्ड होगा। तो अब देखें ज़रा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या आ रही है, 2.34। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस in KCl हैज़ आयोनिक बॉन्ड। तो इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। क्लियर होगी बात बच्चों। तो 1.8 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने ये ज़हन में रखना, 2.34 है तो इसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड है। अब हम बात करेंगे इसी तरह ही हाइड्रोजन क्लोराइड के हवाले से। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बच्चों, वो डिफरेंस हमारे पास कितना आता है, वो अगर हम क्लोरीन है 3.16 माइनस 2.20, तो इसका जो आंसर आता है वो है 0.96। अब 0.96 का क्या मतलब है कि ये जो 0.96 है ये वैल्यू आ रही है इन बिटवीन 1.8 एंड 0.4। 1.8 और 0.4 के दरमियान ये वैल्यू आ रही है। और अगर 1.8 और 0.4 के दरमियान हो तो हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो किस तरह का होगा, हेंस बॉन्ड विल बी पोलर कोवलेंट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको कहानी सारी की सारी समझ आ गई होगी, हम किस तरह आयोनिक, पोलर, नॉन पोलर, कोवलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से मालूम कर सकते हैं। तो अब हम एक लास्ट टॉपिक, इसी टॉपिक का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कोवलेंट करैक्टर इन ए कंपाउंड। जी बच्चों, अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है जी कोवलेंट करैक्टर इन ए मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवलेंट करैक्टर को हमने डिफ़ाइन करना है ना, वो हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। वो हमारे पास हमने 3 बातें लिखनी है इसके अंदर ना, क्योंकि 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास हम लिखते हैं यहाँ पे, ज़रा देखिएगा, ये पॉइंट मैंने लिखा कि कोवलेंट करैक्टर इन ए मॉलिक्यूल। आगे मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, ज़रा चार्ट की फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। इन ए मॉलिक्यूल, ये बच्चों क्या कह रहा है जी, डिपेंड अपॉन
अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ज़रा वो देखें। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, ठीक है। अब जी बच्चों, ये 3 बातें आपने ज़हन में रखनी है। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपने कॉन्सेप्ट समझना है। क्या लिखा हुआ है कि जो कोवलेंट करैक्टर है ना मॉलिक्यूल का, वो डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, ठीक है। अब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन क्या, चले मैं आपको उसकी भी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि हमारे पास जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम साइड पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा होता है। जी बच्चों, ये डेफिनेशन है हमारे पास क्या, पोलराइजिंग पावर की। अब पोलराइजिंग पावर हमारे पास क्या है, जरा सुनिएगा गौर से, आपको भी सारी गेम समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास है क्या चीज़ है। देखिए हमने लिखा कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ कैटाइन, ठीक है, टू पुल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनाइन टूवर्ड इटसेल्फ, कि किसी भी कैटाइन के अंदर ये पावर के वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसे हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। अब जाहिर है कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटाइन इसके ऊपर डिपेंड कर रही है पोलराइजिंग पावर। अब आखिर में हम अगर इसके बारे में पॉइंट लिखें तो वो पॉइंट हम बच्चों क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हैंस, यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस ग्रेटर the oxidation state of cation, more will be the covalent character। बस बच्चों इतना सा हमने बस समझना है कि जो हमारे पास कोवलेंट नेचर ऑफ या कोवलेंट करैक्टर इन ए कंपाउंड के पीछे हमने जो पढ़ा था ना, वो हमने आयोनिक पढ़ा था कि आयोनिक नेचर, वो तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हम बता सकते हैं कि हमारे पास पोलर है, नॉन पोलर है या आयोनिक है। यहाँ पे हमने सिर्फ कोवलेंट करैक्टर को बताना है कि क्या बॉन्ड कोवलेंट है या नहीं। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम इज कॉल्ड ए कोवलेंट बॉन्ड। तो अब कोवलेंट करैक्टर हमें किस तरह मॉलिक्यूल का पता चलता है, तो देखें 3 बातें हैं। कोवलेंट करैक्टर मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन क्या होता है कि किसी भी कैटाइन के अंदर ये एबिलिटी के वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर सके, खींच सके, वो हमारे पास क्या कहलाती है, पोलराइजिंग पावर कहलाती है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना कैटाइन, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर पावर होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है, ठीक है। तो अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटाइन, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो लास्ट में हम पॉइंट क्या लिखते हैं कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतने ही उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ। जब बच्चे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, जी बच्चों ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमने कहा कि क्यों हमारे पास, अगर हम इसको यूँ लिख लें कि क्यों हमारे पास AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो कोवलेंट करैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये क्यों ज़्यादा होता है उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, रीज़न अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए पेपर में या कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि जी फ़लाँ का कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा, फ़लाँ का कम है, तो आपने बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो पड़ा हुआ कैटाइन है या जो भी पड़ा हुआ मेटल है उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। अगर आपको वो चार्ज के बारे में पता चल जाएगा तो आप यही पॉइंट्स जो 3 हमने लिखे हैं उसकी बुनियाद पर आप उसका बता सकते हो कि भाई इस वजह से इसका कोवलेंट करैक्टर जो है वो ज़्यादा है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास, मुझे ये पता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम मेटल है और मैग्नीशियम मेटल है। अब मेटल है तो ज़ाहिर है इन्होंने कैटाइन बनाना है। अब आपको ये पता है कि जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम ये क्या कर रहा होता है, बिलोंग्स कर रहा होता है किसके ऊपर जी,
बिलोंग्स टू कौन से ग्रुप के ऊपर, तकरीबन ग्रुप 3 पे, ठीक है 3A पे। अब 3A है तो इसके क्या होगा, इसके वैलेंस शेल में इसका अगर हम कैटाइन बनाएं तो ये तब्दील हो जाता है किसके ऊपर, Al+3 में। क्लियर होगी बात, सुनिएगा ज़रा गौर से। अब कैसे तब्दील होता है ये देखें, ये इसका न्यूक्लियस है, 13 टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए यहाँ पे, और 3 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है। तो इसका मतलब है कि इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको स्टेबल होने के लिए करना पड़ेगा कि अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे जी, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है। तो ये था एलुमिनियम और ये तब्दील हो गया Al+3 में। तो यहाँ पे एलुमिनियम Al+3 में जब ये तब्दील होता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फिर, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हमारे पास आ जाती है बच्चों +3 आती है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर आप मैग्नीशियम को देखो तो मैग्नीशियम जो है वो क्या कर रहा होता है, बिलोंग्स टू ग्रुप 2A, ठीक है, ग्रुप 2A से उसका ताल्लुक है। अब ग्रुप 2A से ताल्लुक है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा बच्चों, +2 चार्ज आएगा। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है हमारे पास वो कितनी होगी, +2 होगी। अब इसकी +2 है तो कैसे, ये देखें, ये इसका न्यूक्लियस, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 2 यहाँ पे चले गए, ठीक है। ये था हमारे पास मैग्नीशियम। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये तब्दील हो गया कैटाइंस के अंदर, और क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर, और +2 चार्ज आ गया। अब आप अगर गौर करें कि इसमें हमारे पास कोवलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, क्या एल्यूमिनियम का क्लोराइड का ज़्यादा होगा या मैग्नीशियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैटाइन की ज़्यादा होगी वो हमारे पास ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर है। अच्छा, अब कोवलेंट करैक्टर का मतलब क्या है, देखें, जो एटम का साइज़ जितना बड़ा होता है ना उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चले गए ना तो पीछे कितने प्रोटॉन बचे हैं, 13 प्रोटॉन। उन 13 प्रोटॉन ने क्या किया, जो रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन है ना उनको बड़ी मजबूती के साथ या बड़ी पावर के साथ अपने साथ अट्रैक्ट रखा हुआ है। तो जब अट्रैक्शन पावर ज़्यादा हो जाए ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता। तो ये फिर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को इजाज़त देता है कि भाई वो शेयर कर ले, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो लॉस करने से ये बनाएगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड है तो इसमें कोवलेंट करैक्टर तकरीबन नहीं होगा। तो अगर हमें सिर्फ ये बताना है कि किसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है तो हमें सिर्फ एक बात ज़हन में रखनी है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस जी बच्चों, तो ये हमारे क्वेश्चन का पूरा आंसर आ गया, ठीक है। कि हमने कहा कि एल्यूमिनियम के अंदर जो है पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से वो क्या कर रहा है, ज़्यादा उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज का हमारा जो टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया, वो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस की, फिर हमने फैक्टर अफेक्टिंग डिस्कस किया, फिर उसकी ट्रेंड्स को डिस्कस किया, फिर हमने इसी टॉपिक को आगे लेके चला तो हमने देखा कि नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ पोलराइजिंग, नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म ऑफ पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और फिर हमने देखा कोवलेंट करैक्टर इन ए मॉलिक्यूल। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको लाजमी कमेंट करें तो उसका आंसर किया जाएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।